नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन भर सुर्खियों में रहे। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिनमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राहुल गांधी अपनी यात्रा का पार्ट 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में इसी कड़ी में राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे। राहुल पिछली बार की तरह पूरी तरह पैदल नहीं चल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में इस बार 698 किलोमीटर की यात्रा में 15% यात्रा पैदल करेंगे, बाकी बस से। 66 सीटों पर सिमटी कांग्रेस अब सुस्त नजर आ रही है। कमलनाथ खुद के बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज करते ये कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में पूरी यात्रा में वो शामिल रहेंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित नहीं है। वजह यह है कि न्याय यात्रा के रूट में राहुल जिन 8 लोकसभा सीटों से गुजरेंगे वो सभी सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जिन 17 सीटों से भारत जोड़ो यात्रा में जिन 17 सीटों से गुजरे थे, वहां 14 पर कांग्रेस चुनाव हार गई। आपको एक फायदा हुआ कि मध्य प्रदेश एक प्रकार से देश का जो दिल है उसमें से दोनों यात्रा निकल रही। इसमें हमने एक और शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, दूसरी यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। तो अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं, इसीलिए भारत में नफरत फैल रही है। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस यात्रा को लेकर हमलावर है। राहुल की यात्रा को लेकर बीजेपी क्या कुछ कहना चाह रही है, जरा सुनिए। है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा, ये दोनों ही ढोंग है, पाखंड है। क्योंकि राहुल गांधी वो श्रीमान हैं जो भारत की बुराई चाइना में जाकर करते हैं। राहुल गांधी वो श्रीमान हैं जो पाकिस्तानियों से जाकर भारत की बुराई करते हैं, जो अमेरिका में जाकर भारत की बुराई करते हैं, जो इंग्लैंड में जाकर भारत की बुराई करते हैं, जो कनाडा में जाकर भारत की बुराई करते हैं। राहुल गांधी जब जब विदेश की धरती पर गए उनने स्वदेश को अपमानित किया है। इसलिए राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही भी कर रहे हैं और कांग्रेस रामद्रोही भी कर रही है। राम और राष्ट्र दोनों का द्रोह का कांग्रेस से मुझे लगता है कि मानसिक तौर पर पॉलिटिकली पूरी तरीके से बैंकरप्ट पार्टी है। उन्हें ना अपना असेसमेंट है, ना देश का असेसमेंट है, ना पिछली चीज़ों से सबक लेते हैं, अपोजिशन का रोल प्ले करना आता नहीं। तो कांग्रेस के बारे में तो मुझे भी बड़ी निराशा होती है कि देश का दुर्भाग्य है कि वे वर्तमान परिस्थितियों में ना अच्छा पोजीशन दे पा रहे हैं, ना कभी अच्छी सरकार दे पाए। एक तरफ जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना यह है कि इस यात्रा का असर लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी जी को कोसने में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे तपस्वी, ऐसे महान योद्धा का नाम है जिसने वो पदयात्रा करके दिखाई देश में जो भारतीय जनता पार्टी क्या किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता ने आज तक नहीं की होगी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों शुरू हुई? महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए। मैं समझता हूँ ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तस्वीर बदल देगी। और एक दावे के साथ कहूँगा, जुटा है इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा भी इंडिया। और जब जब इंडिया लड़ा है तब तब इंडिया जीता है। और अब बात मौसम की, जिसकी मार से किसान परेशान है। मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर कुदरत का कहर टूटा है। अभी हाल ही में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसान उबार नहीं पाए थे कि एक बार फिर से तेज हवाओं और जोरदार बारिश ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं, जहां आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा सरसों की फसल प्रभावित हुई है। वहीं कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने भी शुरू हो चुके हैं। और अब जरा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले भोपाल की बात कर लेते हैं।
भोपाल में बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल खराब होने की कगार पर है। वहीं दमोह की बात करते हैं तो दमोह में भी किसानों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। सीहोर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। कई किसानों की फसल पक कर तैयार हो गई है, लेकिन बारिश के कारण पकी हुई फसल भी भीग चुकी है। रायसेन की बात करें तो यहां भी किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि अभी तक उनकी फसल का सर्वे करने कोई नहीं आया। वहीं बैतूल में एक सप्ताह में दूसरी बार तेज बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से किसानों के खेतों में कटकर रखी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हरदा की बात करें तो जिले में किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। किसानों की रबी की फसल को लेकर एक बार फिर भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का वो काल है, क्योंकि वे मौसम बारिश, आंधी, तूफान के बीच में ओले बरस रहे हैं और मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती लेकिन उगल नहीं पा रही है, क्योंकि मौसम लहराती फसल को निगल रहा है। किसान का खेत खलिहान बन गया। राजधानी भोपाल के खजूरी कला में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बर्बादी की पूरी दास्तां बयां करने वाली तस्वीर है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसानी पर आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि फसल की कमर तोड़ दी है। भाई साहब, फसल तो खराब हो गई, खेत में बिछ गई है। बिल्कुल बिछ गई। ये देखिए, पहले जो बुधवार को पानी गिरा था, हवा आंधी तूफान चला, उससे आड़ी हुई थी, लेकिन उस रोज कम नुकसान था। लेकिन जो आज की उसकी स्थिति में ये बाली ऐसी हो गई, अब इसमें दाना बिल्कुल नहीं है, 100% बिल्कुल खत्म हो चुकी और अंदर से अंतरात्मा करहा रही है, क्योंकि आसमान से आफत बरसी है और उसने इनकी फसल को चौपट कर दिया है। अब किसान सरकार से आस लगाए बैठा है और कह रहा है कि सुन लीजिए सरकार, क्योंकि आसमान से बरसी आफत ने उनकी फसल को चौपट कर बर्बादी की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो मौसम क्यों बदला है बताते हैं। अफगानिस्तान और उसके आसपास चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक्टिव है। वहीं दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का घेरा है। ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इन सब के प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी आ रही है, जिस वजह से प्रदेश में बारिश और ओले का दौर फिर से शुरू हुआ है। और देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदेश के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया है। रायपुर में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले और इसी दौरान खाने पीने की चीजें, सब्जी, गैस और पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी प्रदर्शन में शामिल हुए और शास्त्री बाजार में कांग्रेस की महिला विंग ने देश की सरकार से पूछा कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का क्या हल है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना यह कि बढ़ती महंगाई के कारण देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। मतलब सोच लीजिए कि देश में महंगाई चरम पर है और इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, महंगाई से कोई सरोकार नहीं है। मोदी सरकार महंगाई के नाम से म बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आज गरीब जनता पूरी तरह से टूट चुका है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी उन आम गरीबों के साथ खड़ी। बढ़ती महंगाई को लेकर इन्होंने वादा कर सत्ता में आई, लेकिन आज अच्छे दिन का सपने दिखाने वाली सरकार, आज महंगाई 4 गुना बढ़ चुकी है। महंगाई कंट्रोल में नहीं है, इनके नियंत्रण में नहीं है। आम आदमी, गरीब जनता, छोटे परिवार, मध्यम परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। आज उनके समर्थन में, गरीब लोगों के समर्थन में, मध्यम परिवार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरकर निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ में हम आंदोलित कर रहे हैं। और वहीं सूरजपुर में धड़ल्ले से कोयले का अवैध कारोबार किया जा रहा है। नतीजतन सरकार के राजस्व को चपत लग रही है और कोल माफियाओं का बिजनेस तेजी से फल फूल रहा है। इस काले कारोबार को बेपर्दा करने उबड़ खाबड़ रास्तों और घने जंगलों के बीच ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम पहुंची और काले हीरे की धांधली के पीछे की काली सच्चाई को बेपर्दा किया है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा ये इलाका है सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक का, जहां मौजूद कर्री ग्राम पंचायत के इस इलाके में काला हीरा कहे जाने वाले कोयले की भरपूर मात्रा उपलब्ध है। आलम यह है कि कहीं भी महज कुछ फीट गड्ढा खोदने पर ही बेस्ट क्वालिटी का कोयला आसानी से मिल जाता है।
हम मौजूद हैं ओरगी ब्लॉक के कर्री गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गुफानुमा आपको दिख रहा है, ये अवैध कोयला खदान है, जिसको यहाँ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा और कोल माफियाओं के द्वारा बनाया गया है। सूरजपुर के इस काले हीरे पर कोल माफिया की पूरी नजर है, जो जमकर इसका फायदा भी उठा रहे हैं। कोल माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि ग्रामीणों को मामूली पैसों का लालच देकर अवैध कोयले की तस्करी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इन इलाकों में लगभग 500 की संख्या में अवैध कोयला खदान खोल दिए गए हैं, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से कोई उपाय नहीं किए गए। यहाँ पे बहुत सारी हैं, पूरे जंगल भर में ये अवैध खदान बना हुआ है। ये बेचा जाता है माफियाओं के पास, जो बड़े डीलर होते हैं। इनका यूज़ किया जाता है, इनका शोषण किया जाता है। टोटल जितने भी गरीब हैं आते हैं, 100 रुपया बोरी उनसे लेते हैं और महंगे दामों पे उसको अपना भट्टा के लिए सप्लाई करते हैं। सुरंगनुमा गड्ढा खोदकर यहां से प्रतिदिन लाखों रुपए का कोयला निकाला जा रहा है, जो कोल माफियाओं के साथ ही स्थानीय ईंट भट्टों में कम कीमत पर बेच दिया जाता है, जिससे एक ओर सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो वहीं मौत की खदान ग्रामीणों के लिए कब्र गृह बनती जा रही है। मामले में जिम्मेदार विभाग इस गोरख धंधे की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। वहीं जब इस बाबत जी मीडिया ने पुलिस से बात की तो उन्होंने कोल माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही। अब इसके अगर क्षेत्र में ऐसा है तो उसको दिखते हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अवैध खदान हादसों को दावत दे रहे हैं। 3 दिन पहले एक ग्रामीण की खदान में धंसने से मौत हो गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अवैध खदानों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का दावा किया, लेकिन ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आज भी सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी अभी भी किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठे हुए हैं। इतने सालों से यह अवैध कारोबार यहाँ फल फूल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस विभाग को इसकी भनक तक नहीं है। ऐसे में निश्चित ही ये सभी विभाग कटघरे में खड़े होते दिख रहे हैं। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर। और छत्तीसगढ़ में सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन प्रशासन सरकार की योजनाओं में किस तरह से पलीता लगाता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। बात करेंगे बलरामपुर की, जहां 50 सीटर आदिवासी बालक आश्रम का संचालन स्कूल के 2 अतिरिक्त कक्ष में किया जा रहा है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीर है शंकरगढ़ विकासखंड के कोटालू गांव की, जहां आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए 50 सीटर आदिवासी बालक आश्रम का संचालन किया जा रहा है। उद्देश्य था आदिवासी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। सरकार की योजनाओं पर पलीता प्रशासन लगा रहा है और उसका खामियाजा आदिवासी बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। कोटालू गांव में सरकार ने साल 2015 से 2016 में करीब 20 लाख की लागत से नए आश्रम भवन की स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाया गया था। निर्माण एजेंसी ने करीब 5 साल पहले भवन का निर्माण भी करवा दिया, लेकिन आज तक ट्राइबल विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया और इसकी मुख्य वजह यह है कि भवन में बिजली और पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। अब हालत यह है कि प्राथमिक स्कूल के 2 अतिरिक्त कक्ष में आश्रम का संचालन किया जा रहा है। एक ही बेड पर 2 बच्चों को सोना पड़ता है। यहाँ न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही नहाने की, इसीलिए पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से बच्चों को नहाने के लिए कुएं का इस्तेमाल करना पड़ता है। अंदर तो इसका यूज नहीं हो रहा है सर, तो होबे ना करेगा। कब से बना है ये 2015-16 से बना है। बिजली, पानी की व्यवस्था और हो जाए तो वो हता हो जाता, बाउंड्री है, रहने बसने के लिए दिक्कत है। संचालित तो यहाँ स्कूल है और संचालित हो रहा है आश्रम, तो दिक्कत होबे करेगा। एक और आश्रम का संचालन स्कूल के 2 छोटे कमरों में किया जा रहा है, तो दूसरी ओर महज एक ट्रांसफार्मर नहीं लगने की वजह से 20 लाख की लागत से बना भवन 5 वर्षों से अपने उद्घाटन की राह देख रहा है। हालांकि जिम्मेदार विभाग के अधिकारी लापरवाही पर पर्दा डालते हुए व्यवस्था को दुरुस्त कराने का हवाला जरूर दे रहे हैं। संस्था स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में संचालित है 2008 से। यहाँ न तो शौचालय है, न स्नानागार है, पर्याप्त बेडिंग की व्यवस्था भी नहीं है क्योंकि कमरे कम है।
एवं नई बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण यहाँ शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मेरे द्वारा समय समय पर लेटर जारी किया गया था एवं उनसे शौचालय स्थानागार की मांग की गई थी। जगह ऐसी है वहाँ पे बिजली की समस्या पहले से ही थी और उसी समस्या के निदान करने के लिए ही हम लोगों के द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था और वर्तमान में क्या कारण से वो अभी तक उसमें व्यवधान आया है उसके बारे में मैं बिजली दफ्तर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से चर्चा कर रहा हूँ और उसको निदान करके तत्काल हम अपने बच्चों के जो अभी प्राथमिक शाला के भवन में संचालित में वहीं पर रह रहे हैं उनको नई जो अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। साहब अभी तक आश्रम का दौरा नहीं किए हैं, लेकिन कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर गोलमोल जवाब देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार से मोटी तनख्वाह लेने वाले आदिवासी विभाग के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि और कितने साल आश्रम को अपने उद्घाटन का इंतजार करना पड़ेगा और कब तक इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए हमारे इस खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।